जानेंगे, हम हक से जानेंगे। आरटीआई जब से लागू हुआ है, आरटीआई का नारा। नमस्कार, हमारे इस खास कार्यक्रम जानने का हक में आपका स्वागत है। मैं हूं ओम प्रकाश। एक ऐसा कानून जिसने न सिर्फ लोकतंत्र को जवाबदेह बनाया बल्कि ज्यादा पारदर्शी भी बनाया और आम लोगों को सशक्त किया। और इस कार्यक्रम में हम हर हफ्ते अलग अलग मुद्दों को छूते हैं कि किस तरह से वो हमारे समाज में न सिर्फ बदलाव ला रहा है बल्कि हमारे पूरे तंत्र को भी कितना जवाबदेह बना रहा है। पिछले दिनों खबर आई कि आरटीआई आवेदन आप न सिर्फ ऑनलाइन कर सकते हैं बल्कि ईमेल के जरिए भी अब आप आवेदन कर सकते हैं, सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं और हिंदी में भी कर सकते हैं। आखिर डिजिटल होते हमारे इस देश में इस खबर का क्या महत्व है, आम लोगों के लिए कितनी सहूलियत ये खबर लेकर आ सकती है, इसी पे हम बातचीत करेंगे। शुरुआत करते हैं अपनी इस रिपोर्ट से। डिजिटल होते इंडिया में जानने की शक्ति, सूचना का हक अब और भी आसान होगा। इंटरनेट के जरिए ऑनलाइन अंग्रेजी और हिंदी में तो पहले ही सूचना के अधिकार का आवेदन किया जा सकता था, लेकिन अब एक और डिजिटल माध्यम आपके सामने है। बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि ईमेल आईडी के माध्यम से भी आरटीआई आवेदन कर सकते हैं। केंद्रीय पब्लिक अथॉरिटी के जन सूचना अधिकारी के आधिकारिक ईमेल आईडी पर हिंदी या अंग्रेजी भाषा में आवेदन मेल कर सकते हैं। पीआईओ को इसका जवाब हर हाल में तय समय में पत्र या ईमेल के माध्यम से देना ही होगा। इसकी फीस इलेक्ट्रॉनिक इंडियन पोस्टल ऑर्डर के माध्यम से आप भर सकते हैं। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने केंद्रीय सूचना आयोग से स्थानांतरित की गई आरटीआई के जवाब में कहा है कि केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों और अन्य केंद्रीय संस्थानों के पीआईओ के ईमेल आईडी पर ईआईपीओ से शुल्क अदा करने के बाद आवेदन किया जा सकता है। ईमेल आईडी में ईआईपीओ की पीडीएफ फाइल अटैच करनी होगी। पीआईओ के ईमेल आईडी संबंधित विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। तो तय है कि जानने का हक अब न सिर्फ और सुविधाजनक हो गया है बल्कि हिंदी में भी अब सूचना आपके लिए उपलब्ध होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो हमने देखा कैसे सबसे पहले आवेदन जब किए जाते थे तब ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया शुरू हुई। शुरू में अंग्रेजी में आवेदन किया जाता था, फिर हिंदी में ऑनलाइन आवेदन करने की शुरुआत हुई और अब ईमेल के जरिए हम और एक कदम आगे बढ़ गए हैं। इसी पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ तीन खास मेहमान स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। हमारे साथ है पूर्व सूचना आयुक्त एमएम अंसारी साहब, हमारे साथ है वरिष्ठ अधिवक्ता और आरटीआई मामलों के जानकार जेके मित्तल साहब, हमारे साथ हैं आरटीआई ऑनलाइन वेबसाइट के संस्थापक मनोज कुमार जी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। अंसारी सर, अगर मैं आपसे शुरुआत करना चाहूं, एक पूरी प्रक्रिया हम देखते हैं ऑनलाइन और जिस तरह से डिजिटल दायरा बढ़ता जा रहा है साइबर स्पेस में और जिस तरह से हम डिजिटल इंडिया की भी बात कर रहे हैं, कितना बड़ा कदम आप इसको मानते हैं, कितना हम आगे बढ़े? बेशक इसमें कोई शक नहीं कि ये बहुत एक बड़ा कदम है और इस तरफ काफ़ी सालों से सोचते आ रहे थे और इसके ऊपर कुछ इनिशिएटिव भी लिया गया कि जब से ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो रिवोल्यूशन आया और हमारी गवर्नमेंट ने एक फैसला भी लिया कि डिजिटाइजेशन बढ़े, ई ऑफिस और ई गवर्नेंस के माध्यम से हम पारदर्शिता लाए और ऑफिसेज की फंक्शनिंग में काफ़ी इफ़िशेंसी भी लाए। तो उस सिमत में एक कोशिश तो बहुत पहले से हो रही है कि आखिर ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है उपयोग कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा करें और उसमें ये बात बहुत पहले से आ रही है कि ईमेल के ज़रिए भी ये एप्लीकेशंस फाइल हो सकती हैं। ईमेल के ज़रिए हम इसका रिप्लाई भी कर सकते हैं और कोई ज़रूरी नहीं है कि फिजिकल हियरिंग के लिए कैंडिडेट्स को यानी एप्लीकेंट्स को या रिस्पोंडेंट्स को आना पड़े वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए। तो ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तो बहुत पहले से हो रहा है और जब हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं तो बहुत सारी ऑफिसेज ने ई गवर्नेंस के माध्यम से काफ़ी काम करना शुरू किया। तो उस सिम तो मैं समझता हूँ कि ये जो ई फाइलिंग है आरटीआई एप्लीकेशंस की एक बड़ी सुविधा होगी। लोग हिंदी या अंग्रेजी में कहीं से भी वो अपना फाइल कर सकते हैं, उनको
घर बैठे अपने लैपटॉप पे उनको इंफॉर्मेशन भी मिल सकती है, मिल जाएगी। और इससे जो बहुत काफ़ी जो समय बर्बाद होता था लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने आने में, वो भी तमाम कम होगी। लेकिन इसका एक जो बहुत बड़ा जो खतरा है, बल्कि उसका एक डर है जिसकी तरफ देखना चाहिए। पहली बात तो ये कि जो हम डिजिटल डिवाइड की बात करते हैं वो फिर भी रहेगी, इसलिए कि बहुत सारे इसमें भी हम चर्चा आगे करेंगे, इसके तमाम पहलू है। मनोज जी, जो व्यक्ति ऑनलाइन आवेदन कर रहा है, जो इस्तेमाल कर रहा है आरटीआई ऑनलाइन हिंदी और इंग्लिश में, वो ईमेल भी कर सकेगा, अब कर सकता है, लेकिन क्या फर्क आ जाएगा आपको लगता है? ईमेल एक आरटीआई ईमेल के द्वारा एक बहुत बड़ा स्टेप है। ईमेल मोबाइल और वेब बेस्ड पोर्टल के अलावा लोग अपनी सहूलियत से उसको अपने फॉर्मेट में भेज सकते हैं। और क्या इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो ऑनलाइन भरते हैं उसमें कई कॉलम्स होते हैं, वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स, ज्यादा जटिल दिखता है, और अगर ईमेल करना है सीधे जैसे हम यूजर लिखते हैं, जिस तरह से आवेदन हम करते हैं, कुछ उसी तरह से होगा, लोगों के लिखना आसान होगा क्या? यूजर फ्रेंडलीनेस ईमेल में काफी है, और इसमें जो स्टेप्स हैं वो थोड़े टेक्निकली कम स्टेप हैं, तो जो इंटरनेट थोड़ा कम भी जानते हैं वो आसानी से अपना आरटीआई फाइल कर पाएंगे। ठीक है, ठीक है। मित्तल सर, अगर हम देखें तो जिस तरह से हम एक बात लगातार कहते रहे हैं कि हिंदी में हम ज़्यादा काम करें, हिंदी ज़्यादा लोग समझते बूझते हैं, तो हिंदी में अब ईमेल कर सकेंगे, ये हम जानते हैं, इससे लोगों को सहूलियत मिलेगी। लेकिन जिन लोगों से आप दो चार होते हैं, जो लोग, उनके लिए कितनी सहूलियत आपको लगता है ये हो पाएगी? नहीं, आम आदमी के लिए तो एक अच्छा है। हमारी बोलचाल की आम भाषा हिंदी ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारी मदर टंग है, और सरकारी नियमों के हिसाब से तो हर काम हिंदी में होना चाहिए, हिंदी रूपांतर भी उसका होना चाहिए। अगर आम आदमी की दृष्टि से देखें, अगर सरकार ने फैसला लिया है, और अब मैंने देखा सोशल मीडिया के अंदर भी लोग हिंदी में मैसेज डालते हैं, ऐसा नहीं है, अब ऐसे इक्विपमेंट, ऐसी चीज़ें अवेलेबल है कि आप हिंदी में भी ईमेल कर सकते हैं। तो मेरे लिए, मेरा मानना ये है कि ये आम आदमी के लिए सूचना पाने के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। ठीक है। एक दिक्कत आती थी अंसारी सर, हम जानते हैं कि जो पहले लोग पोस्टल ऑर्डर लेने जाते थे उसकी बड़ी कमी होती थी, फिर ई पोस्टल ऑर्डर आ गया, लोगों को काफ़ी सहूलियत मिल गई। अब इसमें भी जब हम ईमेल के ज़रिए आवेदन करेंगे तो उसमें भी ई-आईपीओ का इस्तेमाल हो सकेगा। इसने कितना बड़ा फ़र्क पैदा किया है, इसको हम कैसे देख सकते हैं? नहीं, देखिए, ये फैसिलिटी तो अनडाउटेडली बहुत इम्पॉर्टेंट एक फैसिलिटी है, लेकिन मैं आपसे जो पहले कह रहा था कि हमारे यहाँ अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग नहीं हैं जिनको हम कहते हैं इंफॉर्मेशन लिटरेसी हमारे यहाँ अभी बहुत कम है, और कि क्या सूचना मांगनी चाहिए, कहाँ से मांगनी चाहिए, और फिर इसके बाद वो एप्लीकेशन कैसे दे। तो अभी जो फैसिलिटी जो आई है वो ये कि ऑनलाइन के ज़रिए आप एप्लीकेशन दे सकते हैं, लेकिन आप दे तो दें, लेकिन ये भी आपको देखना होगा कि क्या सीपीआईओ और एपेलेट अथॉरिटी वो भी इसी तरह से रिस्पॉन्ड कर पाएंगे, क्या उनके पास कॉरस्पॉन्डिंग ये एप्लीकेशंस हैं, ये उनके पास वेब मैनेजमेंट सिस्टम है। और इसी तरह से जब अगर वो अपील और कंप्लेंट मान लीजिए CICs के पास आती हैं, स्टेट कमीशन के पास या सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के पास, तो वहाँ पे भी देखना होगा कि क्या वहाँ पे जो ऑफिशियल्स इस पे काम कर रहे हैं क्या वो लिटरेट हैं, यानी जो इलिटरेट जिसकी हम बात कर रहे हैं, कि वो एप्लीकेशन तो आई लेकिन उसका जवाब भी उनको उसी तरह से देना होगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैसिलिटी ज़रूर है कि आपने RTI एप्लीकेशन ड्राफ्ट कर लिया, आपने क्रेडिट कार्ड वगैरह से आपने मान लीजिए, या जो पोस्टल ऑर्डर की बात कर रहे हैं वो आपने वो भी अटैच करके भेज दिया, लेकिन बात वहीं ख़त्म नहीं होती। अब आपको ये देखना होगा कि बहुत सारे जो PIOs हैं, CPIOs हैं, या जो कमीशंस में जो ऑफिशियल्स काम कर रहे हैं, उनकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट की इतनी सारी ट्रेनिंग नहीं है। बिल्कुल। मैं समझता हूँ कि वो एक बहुत बड़ी कमी है। तो ये देखना होगा कहीं ऐसा ना हो कि अब हमारे यहाँ दो तरह से
एप्लीकेशंस आएंगी। एक तो ई फाइलिंग शुरू होगी, दूसरी ये कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे वो कहेंगे कि साहब हम तो फिजिकल फॉर्म में ही चाहते हैं इंफॉर्मेशन। तो अब इसका मैनेजमेंट का जो इशू होगा वो ये देखना होगा कि क्या हमारे पास इतनी जो ऑफिसेज हैं पब्लिक अथॉरिटीज लेवल पे और कमीशंस लेवल पे, क्या वो वेल इक्विप्ड हैं कि वो उसको उस तरह से मैनेज जिनको सूचना देनी, क्या वो भी उतनी ही उनका प्रशिक्षण है? मनोज जी, एक बात मैं जो जानना चाह रहा था कि इसमें यह प्रावधान किया गया है कि जो सूचना अधिकारी है, जन सूचना अधिकारी, उसका जो ऑफिशियल आधिकारिक जो ईमेल आईडी है उस पे आप मेल कर सकते हैं। क्या ये ईमेल आईडी, जो ऑफिशियल ईमेल आईडी सूचना अधिकारी का है, वो उपलब्ध होता है या कहीं कहीं वो भी दिक्कत का एक सामना करना पड़ता है? हमारा जो एक्सपीरियंस है लगभग 4-5 साल का आरटीआई के काम करने का, ईमेल एड्रेस की उपलब्धता बढ़ती जा रही है। हमारा आंकड़े बोलते हैं लगभग 30% सीपीआईओज के ईमेल एड्रेसेस अवेलेबल रहते हैं। मैं एक बार फिर से लौटूंगा पिछले सवाल पे कि ईमेल ऑनलाइन आरटीआई से कैसे बेहतर है। हमें ये ध्यान देना चाहिए कि ईमेल में एक जो सबसे बढ़िया फैसिलिटी अवेलेबल है वो इंटरेक्टिव है जी। तो अगर मैं अगर एक ईमेल में कुछ रिक्वेस्ट भेजता हूं इंफॉर्मेशन की किसी पीआईओ के पास, वो अधिकारी मेरे से क्लैरिफिकेशन भी मांग सकता है। बिल्कुल। और वो एक इंटरेक्टिव मॉडल में मुझे इंफॉर्मेशन जो ऑनलाइन में नहीं होता, जो ऑनलाइन में नहीं होता। ठीक है। तो वो एक काफी अच्छी फैसिलिटी है। और दूसरा ये कि मेरे पास एक सर्टेन रिसीट भी मिल जाती है कि हाँ मेरी पहुंच गई, मेरी आरटीआई पहुंच गई, वक्त में किस तारीख को पहुंची है। एक बात जो मित्तल सर जो सामने निकल कर आ रही है कि जो तंत्र है जो जवाब मुहैया कराता है, वो तंत्र तो वही है जिस तरफ इशारा कर रहे हैं अंसारी सर। आपको लगता है इस स्तर पे आपको लगता है जवाबदेही, पारदर्शिता बढ़ेगी क्योंकि ये तय होगा कि किस वक्त ईमेल किया गया है, क्या टाइम रहा है और किसने वक्त में जवाब देना है, ये भी सब कुछ सामने होगा? देखिए, जहाँ तक समय की बात है वो तो आरटीआई एक्ट में लिखा ही हुआ है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन जब हम ईमेल से डालते हैं उसमें कुछ क्वेश्चन रेज होते हैं। कई बार ये क्वेश्चन आता है कि ईमेल सूचना अधिकारी ये कहेगा हमें मिली नहीं है, तो फिर एक नया डिस्प्यूट अराइज होगा कि मिली है कि नहीं। मैं उसमें एक सजेशन देना चाहूँगा कि सरकार ये भी करे साथ में कि जो सीपीआईओ है उसके ईमेल एड्रेस के अंदर ऑटो एक्नॉलेजमेंट सिस्टम हो। जैसे कभी कभी आप मेल करते हैं तो आपको ये पता चल जाता है मेल उसको मिल गई है, ताकि वो डिनाई ना कर पाए। और क्योंकि वो पहले तो सूचना पाने वाला वेट करेगा 30 दिन और उसके बाद ये डिस्प्यूट रह जाएगा मेरे को मिली नहीं तो मैंने जवाब नहीं दिया। ईमेल से आप कोई भी डाटा जो होता है उसका सिक्योर सिस्टम होता है। इसके एक फायदा बताना चाहता हूं जो बहुत ही अच्छा फायदा है, जो शायद मेरे दूसरे दो साथी नहीं बता पाए, और कि इसमें कॉस्ट बहुत बचेगी सरकार की। जैसे अभी एक चिट्ठी हमारे पास भेजते हैं, कागजों स्टेशनरी का जो खर्चा, नोट ओनली कागजों का ही जो भेजते हैं, पोस्टल का जो खर्चा लगता है, इसी तरह जो सूचना लेने जाता है उसका भी खर्चा कन्वेंस पे लगता है, वो दफ्तरों के चक्कर लगाते हैं। इसका भी एक अध्ययन होना चाहिए और जरूर आने वाले वक्त में शायद इस तरह के अध्ययन हमें देखने को मिले। यहां पर रुकना है एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे कि जो डिजिटल डिवाइड की बात कही जाती है, ऐसे लोग जो शायद साइबर स्पेस या इंटरनेट का उतना इस्तेमाल नहीं करते, उस लिहाज से क्या उम्मीद की किरण बनती है और कहां हम देख सकते हैं। रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए। सुबह का सही आगाज ताजा खबरों के साथ, सुर्खियों के आईने से देश विदेश की सही तस्वीर और दिन के हर पहलू पर नजर। नया सवेरा सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत जानने का हक में। आज हम बात कर रहे हैं कि पिछले दिनों जो खबर आई कि अब सूचना का अधिकार का जो आवेदन है वो आप ईमेल के जरिए भी और हिंदी में मांग सकते हैं, और हम इसी पे चर्चा कर रहे हैं कि कितना बड़ा कदम है और इससे क्या
सहूलियत होगी। मनोज जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, चूंकि साइबर स्पेस का मामला है और जो डिजिटल डिवाइड की हम बात करते हैं, जिसकी तरफ अंसारी जी भी इशारा कर रहे हैं, हम जानते हैं कि बहुत तेजी से हम एक डिजिटल नेशन बनने की तरफ बढ़ रहे हैं। गांव में भी अब इंटरनेट का इस्तेमाल हो रहा है। सरकार की जो योजना है कि हर पंचायत में ब्रॉडबैंड पहुंचेगा आने वाले वक्त में, तो इस लिहाज से अगर हम ये कहते हैं डिजिटल डिवाइड का मसला है, लेकिन जिस तरह से फैसिलिटी बढ़ रही है, जिस तरह से इंटरनेट की पहुंच बढ़ रही है, कैसे आप देखते हैं आने वाले वक्त में आरटीआई के नजरिए से? नहीं, वाकई जिस तरीके से इंटरनेट पेनिट्रेशन हमारे यहाँ पे ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हो रहा है, जितना इंटरनेट हमारे यहाँ पे 5 साल पहले था उससे लगभग 5 गुना ज्यादा हमारे यहाँ पे अब इंटरनेट यूजर्स हो गए हैं। तो उस लिहाज से ट्रांसपेरेंसी का ये जो लॉ है, ये अगर ईमेल के थ्रू एक्सेस लोग कर पाते हैं तो ये एक वाकई बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन हमें इसमें ये भी देखना पड़ेगा कि डिजिटल डिवाइड सिर्फ यूजर की तरफ नहीं है, डिजिटल डिवाइड जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाले हैं उनकी तरफ भी है। बिल्कुल, जिसकी तरफ अभी बता रहे थे अंसारी जी। हाँ। क्या वो इतने सक्षम है कि जो डिमांड इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन मांगने वाले का जिस तरीके का लोड उधर से जनरेट हो रहा है, उस तरीके का इधर से सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन हो पाएगा। फिर हम उसी तरफ बढ़ जाते हैं जो उसी प्रॉब्लम की तरफ बढ़ जाते हैं जो प्रॉब्लम हमारे अभी एग्जिस्ट करती है, पेंडेंसी ऑफ केसेस की। जी बिल्कुल। बुनियादी सवाल है और अंसारी सर, मैं आप ही से जानना चाहूंगा कि जो अगर हम सिर्फ केंद्रीय विभागों की बात कर रहे हैं, जो केंद्रीय स्तर पे जो लागू हो रहा है, केंद्रीय मंत्रालयों पे लागू हो रहा है, हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस स्तर पे कम से कम ईमेल जैसी बुनियादी चीजों को लेकर स्थिति साफ होगी, ठीक होगी, क्या आप कहेंगे? ये होना चाहिए, लेकिन मैं मित्तल साहब ने जो एक बात कही कि इससे जो बहुत बड़ा फायदा होने वाला है वो ये कि इससे कास्ट कम हो जाएगी। लेकिन मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि ये किसके कास्ट की बात कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन सीकर की। अगर आप इंफॉर्मेशन सीकर की कास्ट की बात करते हैं तो जिस तरह से आपने बताया कि वो डिस्प्यूट में मामले आ गए कि किसी ने कहा कि हमारे पास ये ईमेल नहीं पहुंचा तो ये कहीं और पहुंच गए, तो इनकी तरह तो सभी लोग रेजिलिएंट नहीं है, सब लोगों को नहीं मालूम है, वो तो फंस के रह जाएंगे और न तो उनको इंफॉर्मेशन मिलेगी, और अगर वो जूझने लगे इनसे तो जो उन्होंने कहा कि ऑटो एक्नॉलेजमेंट की व्यवस्था होगी, तो मैं आपको अभी बताऊं कि आज भी हम लोग यही कहा करते हैं कि अगर आपको ऐसा लगता है कि सीपीआईओ की डिटेल्स नहीं है तो आप हेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस को आप अपनी एप्लीकेशन भेज दीजिए, वो कंसर्न सीपीआईओ को भेज देंगे। आज सिचुएशन ये है कि इवन हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स या हेड ऑफ इंस्टीट्यूशंस के यहाँ आप ईमेल भेज दीजिए, आपके पास कोई जवाब ही नहीं आता, महीनों तक नहीं आता। यानी बहुत सारे ऑफिसेज जो है इतनी ढीठ किस्म की हो गई है, और माफ कीजिएगा ये सीनियर लेवल पे कि उनका कोई रिस्पांस भी नहीं आता। तो वो सिचुएशन होने वाली है, इसलिए बहुत जरूरी होगा इस बात की कि हर पब्लिक अथॉरिटी ये तय करे कि वो किस डेट से डिजिटल इंफॉर्मेशन मेंटेन करेगी, ताकि डिजिटल फॉर्म में जो ये फाइलिंग होगी वो उनका जवाब भी उसी तरह से दिया जाएगा। लेकिन जब तक ये तमाम ऑफिसेज जो हैं अपनी इंफॉर्मेशन को डिजिटल फॉर्म में नहीं रखती, वो फिर ऑनलाइन एप्लीकेशंस का जवाब जो है वो ऑनलाइन नहीं दे पाएंगे। ये एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस में ये जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, सबको इक्वली इक्विप्ड होना होगा। वो सिर्फ ईमेल भेज देने से मैं नहीं समझता कि वो पूरी इंफॉर्मेशन। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में ये पिछले 8-10 साल से ये कोशिश हो रही है कि तमाम जो इंफॉर्मेशन है डिजिटल फॉर्म में रखें, लेकिन वो प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज हैं। और मैं समझता हूँ कि अभी जो बहुत अच्छी वेल इक्विप्ड ऑफिसेज हैं वो भी नहीं पूरी कर पाई है, और ये सीआईसी का वेबसाइट एनआईसी मेंटेन करती है। अब देखें कि वो भी फ्रीक्वेंटली रिवाइज नहीं हो पाता, अपडेट नहीं हो पाता। तो इसमें एक प्रैक्टिकल जो डिफिकल्टीज हैं जो ट्रेनिंग से रिलेटेड हैं और कंपैटिबिलिटी से जो तमाम चीजें हैं, उसके लिए मैं समझता हूं कि हमारी एक पूरी प्रिपेयर्डनेस होनी चाहिए, तैयारी होनी चाहिए, और एक डेट फिक्स होनी चाहिए कि हम इस डेट से ये तमाम आई फाइलिंग और वो तमाम ऑफिसेज में होगी, ताकि अगर कहीं डिस्प्यूट भी आती है, जैसा मित्तल साहब ने बताया, तो एक जगह से डिस्प्यूट आती है तो वो ऑनलाइन ही उसको ट्रेस किया जा सके। ऑनलाइन ऐसा ना हो कि कभी ऑनलाइन हो रहे हैं और कभी हम ऑफलाइन हो जाए, तो
उससे तो बड़ी हैरेसमेंट हो जाएगी एक और पब्लिक अथॉरिटीज जी। की और इंफॉर्मेशन सीकर की, तो ये हमें ध्यान देना बिल्कुल। होगा। अंसारी साहब, इसी से जुड़ा मैं एक सवाल और आपसे ही करना चाहूंगा कि ये हम केंद्रीय मंत्रालयों विभागों और इसकी बात कर रहे हैं, राज्यों तक अगर बात करें तो वहां पे आपको कैसी तस्वीर दिखती है? तमाम दूसरे राज्यों वहां पे डिजिटल और इस तरह के इनिशिएटिव आप राज्यों की जो बात करते हैं तो अभी जैसा बताया कि या तो आप हिंदी या अंग्रेजी में दे सकते हैं। अब अगर हम स्टेट्स में जाते हैं तो उड़ीसा में आप जाएंगे तो वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है वहाँ जाना पड़ेगा। अब साउथ में जाएं, गुजरात और महाराष्ट्र में जाएं तो हर हमारे सूबे की अलग अलग लैंग्वेजेस हैं। तो ये एक वही मैं कंपेटेबिलिटी की जो बात कर रहा हूँ कि इसकी जो पूरी अप्रोच है, उसकी जो प्रोसेस है वो हमें कहीं ना कहीं हार्मोनाइज करना होगा, तब जाकर के ये बहुत ही कहेंगे कि ये बहुत ही कामयाब एफर्ट। ठीक है मनोज जी, आखिरी में कि ये कंपेटेबिलिटी का जो इशू उठा रहे हैं कि जिसको जवाब देना वो भी उतना ही तैयार और प्रशिक्षित होना चाहिए, कितना बड़ा मुद्दा आखिरी में आपको लगता है? ये मुद्दा वाकई काफी जटिल है। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में अभी अगर ईमेल के थ्रू अगर इस टाइप की टेक्निकलिटीज आने लग जाएं कि रिसीव हुआ है नहीं हुआ, तो उसमें फिर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में हमारे इस टाइप की बातें आने लगेंगी कि इंटरनेट टेक्नोलॉजी के डिटेल्स डिस्कस हो रहे हैं और इस टाइप के जार्गन्स यूज हो रहे हैं जो कि डिजिटल डिवाइड को और आगे करेंगे प्रोजेक्ट। ठीक है, तो वाकई ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम आगे की तरफ है। और आपने स्टेट्स की बात करी, स्टेट्स तो इसमें बहुत ही पीछे हैं। लगभग 90% स्टेट्स की असेंबलीज के ऊपर तो वहां के क्वेश्चन आंसर्स भी नहीं है। ठीक है, तो ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बड़ा ये अपने आप में मुद्दा है कि धीरे धीरे शायद वहां भी पहुंचे। मित्तल सर, आखिरी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो आम आदमी जो अब डिजिटल लिटरेसी की तरफ बढ़ रहा है, जो उस तरफ युवा हो या किसी भी वर्ग का हो, आपको लगता है उसके लिए ये एक मौका है कि वो ज्यादा जल्दी और आसानी से ये कर सके? मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं और मैं इसमें एक बात ऐड करना चाहूंगा। शायद इस सूचना पाने के अधिकार को ईमेल से ऐसे जोड़ा जा रहा है, चर्चा से ऐसा लग रहा है कि ये कंपलसरी हो गया। ऐसा नहीं है, ये भी एक मोड है, ऑप्शन। बिल्कुल, तो जिन लोगों के लिए, जैसे युवा वर्ग इसको बहुत अच्छी तरह यूज करेगा, जो लिटरेट हैं कंप्यूटर लिटरेसी में उसको यूज करेंगे, जो नहीं है वो नॉर्मल। बिल्कुल, निश्चित तौर पर। और शायद यही बात कही जा सकती है कि निश्चित तौर पर एक कदम आगे बढ़ने की बात जरूर है, लेकिन जो तंत्र जवाब मुहैया करा रहा है उसके लिए पारदर्शिता के नए पैमाने जरूर तय हो गए हैं और जवाबदेही भी बढ़ गई है। तो उम्मीद करेंगे कि जो है आने वाले वक्त में ज्यादा जल्दी और ज्यादा समय पे लोगों को अपने उत्तर जवाब मिल पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी आपका, मित्तल जी आपका, अंसारी सर आपका हमारे यहाँ इस मुद्दे पे चर्चा करने के लिए और जानने का हक में आज इतना ही। लेकिन जाते जाते आप देखिए आरटीआई इस हफ्ते में आज कौन कौन सी खबरें हैं। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। स्वास्थ्य विभाग में लगी एक आरटीआई से पता चला है कि देश में जो ब्लड बैंक हैं उनकी जो लापरवाही है वो सामने निकल के आई है। अलग अलग राज्यों के आंकड़े आरटीआई से सामने आए हैं। अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में 88 लोगों पर एचआईवी संक्रमित खून चढ़ा दिया गया, क्योंकि ब्लड बैंक ने उसका सही तरीके से निरीक्षण ही नहीं किया था और वो खून जो मरीज है उस पर चढ़ा दिया गया। इसके देश भर के अलग अलग आंकड़े आए हैं। अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में 88, हरियाणा में 99, लेकिन सबसे अधिक 361 मामले ऐसे निकल के आए हैं वो हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में 361 लोगों पर एचआईवी संक्रमित खून चढ़ा दिया गया है। आरटीआई से यह भी पता चला है कि देश में ऐसे बहुत से ब्लड बैंक हैं जो बिना लाइसेंस के ही चल रहे हैं और शायद यही वजह है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में इतनी बड़ी भूल हो रही है। खबर केरल से है। केरल में 13,000 से अधिक मामले आरटीआई से जुड़े जो मामले हैं आयोग में वो लंबित पड़े हैं। सूचना अधिकार कानून की धारा 15 में बहुत स्पष्ट लिखा है कि राज्य में आरटीआई कानून की धारा 15 के तहत एक राज्य सूचना आयोग का गठन किया जाएगा। अधिक से अधिक 10 आयुक्त उसमें रखे जाएंगे, लेकिन जो छोटे राज्य हैं वो 10 से कम भी रख सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि केरल में सिर्फ एक आयुक्त है, शायद इसीलिए जो लंबित मामले हैं, जो पेंडेंसी है वो बढ़ती जा रही है। अब राज्य भर के जो आरटीआई एक्टिविस्ट और सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि जिस राज्य में कम से कम 8 या 9 आयुक्त होने चाहिए वहां पर सिर्फ एक आयुक्त है और इसीलिए सूचना अधिकार कानून की जो लंबित मामलों की संख्या है बढ़ती जा रही है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के रहने वाले एक आरटीआई आवेदक ने आरटीआई डालकर गृह मंत्रालय से यह जानना चाहा कि समाजवादी पार्टी सरकार के शासनकाल में यानी कि 2012 से लेकर 2015 के बीच में कितने दंगे हुए हैं। तो गृह मंत्रालय ने जवाब दिया वो काफी चौंकाने वाला है। 2012 से 2015 के बीच में यानी कि 3 साल में 637 दंगे हुए हैं, जिसमें से 169 लोगों की जान गई है और लाखों लोगों को बेघर होना पड़ा है। तो ये
उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था है, प्रदेश भर के आरटीआई कार्यकर्ता इस पर विरोध दर्ज करा रहे हैं कि आखिर कानून व्यवस्था की जो बिगड़ती हालात है उसको वो कब उसमें सुधार होगा। और सूचना अधिकार कानून से जो जवाब आया है ये काफी चौंकाने वाला है, क्योंकि सिर्फ 3 सालों में 637 दंगे, 169 मौतें और लाखों लोगों को बेघर होना पड़ा है। हम जानेंगे, हम हक से जानेंगे।